और अब बात उस खबर की जो 2024 के चुनाव में इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा बनेगी, यूसीसी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में एक विधान का कमिटमेंट किया, मुस्लिम पर्सनल लॉ से प्रताड़ित मुस्लिम महिलाओं को उनका हक दिलाने की बात वो कर रहे हैं। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी और उनके साथ साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम संस्थाएं वो यूसीसी के नाम पर इस वक्त लगातार लोगों के बीच में जाकर के ये कैंपेन कर रहे हैं कैसे ये उनके लिए नुकसानदेह है। अभी तक असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के लिए बात करते थे, अब वो कह रहे हैं कि इसका सबसे बड़ा नुकसान तो हिंदुओं को होगा। अगर यूसीसी देश में आ गया तो हिंदुओं को सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, ऐसा वो कह रहे हैं। और देश भर के अंदर प्रचार उनका इसी बात पर आगे बढ़ रहा है। आपको सबसे पहले हम सुनाते हैं असदुद्दीन ओवैसी की कुछ ताजा बयान, उनकी कुछ नई बातें, और उसके बाद उन्होंने अभी अभी एक ट्वीट करके एक गंभीर आरोप लगाया है, वो भी आपको बताएंगे। और फिर और एक बात, मुसलमान बहुत शादियां करते हैं, कहां है रिकॉर्ड? बताओ कितने शादियां हम करें, बताओ, निकाल के बताओ ना, कितने शादियां मुसलमान करे, कितने शादियां हमारे हिंदू भाई करे, कौन कौन से कितने करे बताओ। अच्छा, जो करे उनके साथ उनकी जोरू नहीं रहती। और आपको मालूम रिकॉर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, 2 बीवियां 1.9 मुसलमान में है, ये 2019 का डेटा है। हिंदू भाइयों में 1.3 है और दीगर कौमों में 1.6 है। यानी ये जो परेशानी 2 बीवी की है, सिर्फ हमारी नहीं है, दूसरों के भी है। रिपोर्ट से सबसे ज्यादा अगर तकलीफ होगी तो हमारे हिंदू भाइयों को होगी, इससे नुकसान हमारे हिंदू भाइयों को होगा। और अगर आरएसएस ये समझ रही है कि मुल्ला जी को निशाना बनाएंगे तो भाई साहब आप हमारे नाम से किसी और का नुकसान कर रहे हैं। आप अब हमारे सिख भाई यहां पर बुजुर्ग बैठे हैं, इसमें आपका कैसे नुकसान होगा सिखों का? अगर यूसीसी आएगा तो आनंद करार चला जाएगा सर, आप समझिए इस बात को। अच्छा, हमारे ईसाई आज बिशप साहब बैठे हैं, मैं आप यू विल एग्री विथ व्हाट आई एम सेइंग कि हमारे सिखों में, हमारे ईसाई भाइयों में कई डिनोमिनेशन हैं, बैप्टिस्ट हैं, रोमन कैथोलिक हैं, और इनके लिए क्या करेंगे फिर आप? इनके लिए कैसा करेंगे? यूसीसी आएगा तो ये सब के सब अपनी अपनी तहजीब को, अपने अपने मजहबी रसूमात से उनको महरूम कर देंगे। तो आप असदुद्दीन ओवैसी यूसीसी पर मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं की बात कर रहे हैं कि भाई आपका नुकसान है, आपको पहले खड़े होना चाहिए इसके खिलाफ। नहीं, मुझे लगता है कि अगर हिंदुओं का बहुत ज़्यादा नुकसान है तो समझेंगे, लड़ना होगा लड़ेंगे, स्वीकार करना होगा स्वीकार कर लेंगे। लेकिन इसकी बात बार बार ओवैसी क्यों बता रहे हैं? इसका मतलब ये है कि ओवैसी की जो राजनीति है उसको नुकसान अब पहुंचने वाला है। और कमाल की बात यह है कि ये लोग कहते हैं कि अरे भाई बताओ रिकॉर्ड में कहां है, हिंदू भी तो 2 शादी करता है। तो भाई हिंदू भी 2 शादी करता है, आप भी करते हो, आप कह रहे हो हम भी नहीं करते, वो भी नहीं करते, तो फिर ये नियम कानून का इससे आगे बढ़कर कह रहे हैं हिंदू करता है तो इलीगल करता है, हम तो लीगल करते हैं अगर दूसरी शादी करते हैं, भले ही कितना ही कम हो। अगर इलीगल होगा तो उसके खिलाफ लीगल रेमेडीज हैं। आप जो करते हैं उसके खिलाफ कोई रेमेडी नहीं है। आप कानून के तहत महिला को दबा के रखते हैं। यहां कानून के तहत कोई हिंदू दबा नहीं सकता है। उसके खिलाफ ऐसे ऐसे आरोप, अगर आरोप वो साबित हो गए तो ऐसी सजाएं लग जाएंगी कि वो जीवन भर उसको जड़ाता भुकाता रहेगा। और आप तो उसी पे सब कुछ कर लेते हैं। फर्क यही है, इसीलिए यूसीसी जरूरी है और इसीलिए आपको घूम घूम के इस तरह की सभा करनी पड़ रही। वरना सबसे अच्छा होता, आप बैरिस्टर हैं, आप सारे नियम कानून जानते हैं, आप अपने समाज को जानते हैं, आप बताते कि हमारे यहाँ ये थोड़ी सी गड़बड़ है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। उसकी बात आई क्या ओवैसी जी की तरफ से? नहीं आई। उन्होंने केवल एक समस्या मानी, उन्होंने कहा और ये पूरे देश में है, ये दहेज की समस्या, ये हमारे यहाँ भी है। इसके अलावा उन्होंने अपनी कम से कम इस तकरीर में कोई और समस्या नहीं मानी। लेकिन वो बार बार ये कहते हैं कि ये पॉलीगैमी की बात हो, 1 से ज्यादा शादियों की बात हो। अभी डेटा दे रहे थे कि आप हिंदुओं में इतना ही, हमारे यहाँ भी इतना ही, पॉइंट्स डेसिमल्स का फर्क है। 1.3 सरकारी आंकड़े बता रहे थे। देखिए, दहेज की समस्या तो है, तो उसके खिलाफ कानून भी है, दहेज उन्मूलन अधिनियम है और वो सारे हिंदू परिवारों पर तो लागू होता ही है। दहेज उन्मूलन अधिनियम के तहत की वजह से काफ़ी हद तक दहेज की समस्या पर कंट्रोल भी हुआ है, नियंत्रण भी हुआ है। और अब कम से कम नई पीढ़ी, जिस पीढ़ी में हम लोग हैं, तो हम लोग अपने बच्चों की शादी करते हैं, तो हम लोगों में से शायद ही मेरे दोस्तों में कोई ऐसा हो जो इसके आगे कानून से दिक्कत है उन्हें।
नहीं, उनको उनकी दिक्कत दूसरी है। देखिए, यूसीसी को लेकर के दिक्कत तमाम सारे समाजों को है, उनको भी है। मुझे लगता है पहले इस पर बजाय बयानबाजी करने के जो हमारा लॉ कमीशन है उसका फाइनल ड्राफ्ट आ जाए। और क्योंकि यूसीसी का मतलब हिंदू लॉ नहीं होगा, यूसीसी का मतलब मुस्लिम लॉ नहीं होगा, शरीयत नहीं होगा। यूसीसी का मतलब एक ऐसा समान नागरिक संहिता बनाने की ओर सरकार बढ़ेगी जिसमें सबके सारे जो निजी कानून है उनकी अच्छाइयां शामिल हो और बुराइयां खत्म हो। आप पंजाब में जाकर सिखों से कहिए पहले कि आपका आनंद कारज एक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। पहले आप वहां जाकर ये बताइए, ट्राइबल एरिया में जाकर पहले ये बोलिए कि भाई आपके सारे ट्रेडिशन खत्म होने वाले हैं। दरअसल अभी तक चूंकि यूसीसी का मतलब ये माना जाता था कि मुस्लिम एंटी मुस्लिम, और ये एक तरह से इसका जो राजनीतिकरण होता है इस पूरे मुद्दे का वो भी मुसलमानों को टारगेट करके होता रहा है। तो ओवैसी साहब या दूसरा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी बात करने लगा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खाली हिंदू मुसलमानों पर ही नहीं, ये तमाम सारी जो दीगर कौमें हैं उन पर भी लागू होगा, इसलिए उन सबको इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। तो ये जो हिंदू मुस्लिम मुद्दा बनाया जा रहा है यूसीसी को, एक तरह से उसको हिंदू मदरस बनाने की कोशिश है, लेकिन मुझे लगता है ना ये बनाना चाहिए ना वो बनाना चाहिए। इसको एक समान नागरिक संहिता की बात अगर की जानी चाहिए तो बड़े खुले दिमाग से, खुले मन से की जानी चाहिए। संजय जी, इस पर आगे हम ओवैसी साहब ने अभी क्या आरोप लगाया उस पर बात करूं, उससे पहले ये कौन पोलराइज कर रहा है, ध्रुवीकरण करना चाहता है, हिंदू मुसलमान बना रहा है, सब समझ भी रहे हैं और हमारे सब आंखों के सामने ही हो रहा है। मुद्दा है कितना बड़ा? मुद्दा कितना बड़ा है, इस सवाल पर हमने अपने सर्वेज में पूछते रहे हैं। मुझे 2004 के सर्वेज के आंकड़े याद आ रहे हैं और उसके बाद 2017 में भी हमने ये सवाल पूछा, तो उसके बाद हमने ये सवाल पूछा नहीं है। तकरीबन ये तो साफ दिखाई पड़ता है कि भारत में यूसीसी के प्रति जो है सपोर्ट बढ़ता जा रहा है। लोग चाहते हैं कि भाई ऐसा एक समान नागरिक संहिता बननी चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन आंकड़ा इतना बड़ा अभी नहीं है। 2004 के आंकड़े करीब 24-25% थे और 2017 में 40% है। मैं मानता हूं कि आज अगर हम ये सवाल पूछें तो इस पे और आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो समर्थन तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, लोगों को लगता है कि हाँ, क्योंकि फिर वही बात है, आप इसको पेश किस तरह से करते हैं। अगर ये पेश किया जा रहा है भाई एक देश, अलग अलग धर्म के भले ही लोग हों, अलग अलग जातियों के लोग हों, लेकिन कानून तो एक ही होना चाहिए। अगर आपने इस तरह से चीजों को पूछा, अगर पेश करेंगे, लोग कहेंगे बिल्कुल कानून एक ही होनी चाहिए, 100% आ जाएंगे उसमें। कानून तो ऐसा ही होना चाहिए। इसी के लिए आज देश में मुझे लगता है मेजॉरिटी ऑफ द पीपल, चूंकि मेजॉरिटी इसी के लिए क्योंकि हमें जानना चाहिए हमारे समाज में 83% हिंदूज हैं, बहुत बड़ी संख्या में उनमें समर्थन है। और सचमुच अगर विरोध किसी में दिखाई पड़ता है तो सबसे ज्यादा विरोध मुस्लिम समुदाय में दिखाई पड़ता है। एक बार ये सवाल अगर ऐसे पूछा जाए, बजाय ये पूछने की पूछा जाए भाई हमारा देश बहुत सारे धर्म समुदायों जातियों मिला के बना है, तो सबको अपने रीति रिवाज और कानून पालन होना चाहिए, तो उसमें ऐसे हो जाएगा हाँ बिल्कुल होना चाहिए। वो कह रहे ऐसे ही पूछा था, सवाल हमने ऐसे ही पूछा था। सबने पूछा था क्या हम अपने देश में शादी ब्याह एटसेट्रा के लिए अलग अलग धर्म के लोगों को अपने कानून होने की इजाजत होनी चाहिए, तो उसमें पहले 40% उसमें जो हाँ नहीं उसका विरोध करने वाले 24% थे और 40% बाद में विरोध कर रहे थे, कहते नहीं एक कानून होना चाहिए। एक कानून का समर्थन बढ़ रहा है देश के अंदर लगातार। अच्छा, ओवैसी साहब, अभी कांवड़ यात्रा चल रही है, अभी हमारे बीच में बातचीत भी हो रही थी थोड़ी देर पहले ऐसी ब्रेक में कांवड़ यात्रा को लेकर के। ओवैसी साहब लिख रहे हैं अभी सड़क पर नमाज पढ़ो तो एफआईआर हो जाती है, कांवड़ यात्रा के लिए लेकिन गोश्त की दुकानें ढक कर या बंद करवा दी जा रही हैं। धार्मिक भावनाओं के नाम पर रोजगार का हक छीन लेना ये शर्मनाक बात है। क्या एक देश में दो कानून, ये दो कानून नहीं है, आपकी समान नागरिकता की बातें ढोंग है? बताइए हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि ओवैसी जी कुतर्क के पहाड़ पे बैठ गए हैं। एक तो है कि आप सड़क रोक कर नमाज करते हैं और एक है कि कहा जा रहा है कि भाई इस रास्ते पे मांस मत बेचो। ये थोड़ी नहीं कहा जा रहा है कि उसको बंद कर दो, किसी ने ये नहीं कहा। और जो मांसाहार करने वाले हैं ऐसा थोड़ी ना सब बंद कर, कुछ लोग करते हैं जो सावन में बंद कर देते हैं, ऐसा थोड़ी ना सारे हिंदू ही बंद कर देते हैं, सारे मुसलमान बंद कर देते हैं। मुझे लगता है कि ये तो सामान्य तरीके से भी सोचना चाहिए। और मैं आपको बहुत अपने निजी अनुभव से बताऊं, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने जहां एकदम मोहल्ले थे वहां पर खुले में ये मांस बेचना बंद कर दिया। उसकी वजह से उन इलाकों में आप जाकर देखिए, चूंकि मैं जहां रहता हूं उसके नजदीक भी ऐसी ही मंडी लगती थी, खूंखार कुत्ते, वो लोगों का रास्ता हर वक्त, दुकान खुली है बंद है किसी भी वक्त। मैं कह रहा हूं ऐसी चीजों को जब आप जोड़कर बात करते हैं तो लगता है कि आपकी नीयत खराब हो। ऐसी जी आप मुद्दे की तरफ ध्यान ही नहीं देना चाह रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं
सड़क रोककर नमाज क्यों पढ़ना है भाई? नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद है, नमाज पढ़ने के लिए घर है, नमाज पढ़ने के लिए कोई कोना हो सकता है। सड़क रोक के नमाज क्यों पढ़ना है? और मैं कह रहा हूं सड़क रोक के कोई भी काम क्यों करना है? कांवड़ यात्रा भी होती तो उसके लिए अब सरकारें जागी हैं और उसको और व्यवस्थित करना चाहिए कि किसी भी सामान्य यात्री को मुश्किल ना, उनके लिए लेन फिक्स की जाती है, उनके लिए एडवाइजरी आती है, ट्रैफिक जहां से जाना होता है वही होता है। मुझे लगता है इसमें बुराई क्या है? नहीं वो ठीक, वो यही तो वो अंडरलाइन कर रहे हैं ना कि हमारा एक आदमी नमाज पढ़ रहा है वो तो गुनाह है, क्राइम हो गया आपकी नजर में। लेकिन यहाँ सैकड़ों लाखों लोग जो सड़क पर चल रहे हैं उससे किसी को तकलीफ हो रही है तो वो आपके लिए समस्या नहीं है, बल्कि उसके लिए आप, और एक अजम्पशन है उनका कि ज्यादातर मुसलमान ही हैं, वो मीट की दुकान चलाते हैं, उनका रोजगार आप छीन लेते हैं सावन में। नहीं देखिए, दो मुद्दे हैं, एक है मुसलमान मीट की दुकान और दूसरा है सड़क पर कांवड़ियों की भीड़ और नमाज। मुझे लगता है जहाँ तक मीट की दुकान की बात है तो मीट की दुकान अगर आप हाइजीन की दृष्टि से देखें, स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, तो अगर जितना बंद उसमें हो तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय ये कि खुले में हो मक्खियाँ और तो उस दृष्टि से तो मुझे लगता है सिर्फ सावन में ही नहीं, चाहे मीट की दुकान हिंदू की हो, मुसलमान की हो, किसी की भी हो, वो बहुत हाइजीनिक तरीके से, साफ सुथरे तरीके से होनी चाहिए और बंद उसमें हो तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ ये जरूर है, चूँकि जो कांवड़ यात्रा वाले लोग हैं वो धार्मिक भावना से आ रहे हैं तो वहाँ मीट उस रास्ते में अगर बिक रहा है तो उस कुछ समय के लिए बंद कराई जाती है। लेकिन ये बात भी सही है कि जब नमाज को लेके भी हमारे यहाँ अतिरिक्त जो है इस्लामोफोबिया आ जाता है। अगर मान लीजिए जीटी रोड पर कोई नमाज तो पढ़ता नहीं है, नमाज अगर किसी पार्क में पढ़ी जा रही है, गुड़गांव में कितना विवाद हुआ पिछले साल, याद करिए कि पार्क में भी नमाज पढ़ने पे लोग आपत्ति कर रहे हैं, जबरदस्ती ठेकेदार बने हुए हैं, और कितनी देर की नमाज होती है। तो ये बात सही है, ये वैसी साहब तो सियासतदान है, वो तो ऐसे मुद्दों को भड़काएंगे, लेकिन ये सरकारों और प्रशासन को सोचना पड़ेगा कि ये कहीं से किसी के मन में ये भावना नहीं जानी चाहिए कि अगर हम पार्क में नमाज पढ़ रहे हैं तो आपको आपत्ति है और 15-15 दिन के लिए सड़क रोक दी जाए, हाईवे रोक दिया जाए और फूल बरसाए जाए तो कम से कम दोहरा मानदंड होगा ना। तो इसलिए इसको लेकर के एक सवाल अगर उठता है तो उसको एड्रेस करना सरकार की समय कम है आगे, मैं अगली खबर पर आप लोगों का कमेंट क्योंकि जरूर चाहता हूं। ये कानूनी भी है खबर और राजनीतिक भी है, इसमें पॉलिटिकल एंगल जबरदस्त है। कल की खबर है वैसे तो, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के जो डायरेक्टर थे उनको एक्सटेंशन देने पर रोक लगा दी, कहा यह गैर कानूनी, आप तीसरी दफा इनको एक्सटेंशन नहीं दे सकते। लोगों को लगा कि मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। थोड़ी देर बाद गृहमंत्री अमित शाह ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जो भी लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुश हो रहे हैं उन्हें दरअसल खुशी नहीं, खुशफहमी हो रही है। उन्होंने कहा कि हमने जो एक्ट पास किया, जो परिवर्तन किया सीवीसी एक्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना, उसको अपहेल्ड किया। दूसरा उन्होंने कहा कि ईडी एक संस्था है, व्यक्ति नहीं है। अगर ये ईडी के डायरेक्टर चले जाएंगे तो दूसरा कोई और व्यक्ति आएगा, तो खुश मत हो, कार्रवाई वैसे ही होगी जैसे होती जा रही। कल हम लोग भी चर्चा कर रहे थे इसी बात पर कि भाई क्या ये एक किस्म का प्रहार है या एक किस्म की चोट है मोदी सरकार के ऊपर। देखिए कम से कम गृहमंत्री ने इसको मान लिया। जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, मुझे तो लगता है कि ये कहानी कुर्सी की जो हमारा कार्यक्रम है शायद उसका भी कुछ प्रभाव हो। मैं नहीं कह रहा कि उसकी वजह से गृहमंत्री जी ने ट्वीट किया, लेकिन आखिर चीजें जब जाती है सार्वजनिक विमर्श में तो उनका असर तो पड़ता ही है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, मुझे लगता है उसने दोनों तरफ एक संतुलन बनाया। उन्होंने संजय मिश्रा को चूंकि लगातार तीसरा एक्सटेंशन मिला था तो एक सवाल ये उठ रहा था और खासकर विभाग में भी उठ रहा था, सरकारी अधिकारियों में भी उठ रहा था कि सरकार की सेवा विस्तार नीति जो है वो बड़ी विचित्र है। अब होम सेक्रेटरी को लगातार एक्सटेंशन मिल रहा है, कैबिनेट सेक्रेटरी को मिल रहा है, इनको मिल रहा है, तो आखिर कहीं ना कहीं इस पर एक वो होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्सटेंशन था उसको रद्द किया, लेकिन जो सीवीसी एक्ट में जो सरकार ने संशोधन किए, जो ईडी को अधिकार हैं और उस ट्रांसफर नीति, एक्सटेंशन नीति, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि सही है। तो एक तरह से मुद्दा संजय मिश्रा ही है, मुद्दा संजय मिश्रा विपक्ष के लिए थे, विपक्ष के लिए मुद्दा संजय मिश्रा ही है कि ये व्यक्ति जो है सारे केस चला रहे हैं, सारे लेकिन ये हट रहे हैं। संजय मिश्रा नहीं चलाते हैं केस। कोई भी नीति होती है, कोई भी एग्जीक्यूशन हो, सरकार का होता है। अगर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होते और संजय मिश्रा ईडी डायरेक्टर होते तो उनका तरीका कुछ और होता। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है तो जो नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है उसको ही आने वाले अधिकारी आगे बढ़ाएंगे। तो संजय मिश्रा बैठे या कोई और बैठे, सरकार की जो नीति है, जो उसका अभियान है भ्रष्टाचार को लेकर के, उसको रोकने का जो रूप से, कथित रूप से जैसा भी है, तो उसको जो अधिकारी आएगा वो आगे बढ़ाएगा। ठीक है, प्रचार ये था कि कल दो नैरेटिव चले ना। पहला तो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के खिलाफ फैसला दिया, तो गृहमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ है ही नहीं फैसला तो बल्कि हमारे पक्ष में है, हमने जो संशोधन किया वो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। दूसरा विपक्ष ये कह रहा था कि संजय मिश्रा हैंडपिक्ड आदमी है मोदी सरकार के,
और ये शायद सीधे जो है रिपोर्टिंग इनकी होती है, और जो आएगा वो भी सारे हैंड जितने भी बड़े मुकदमे विपक्ष पर, वो सारे के सारे मुकदमे ईडी चला रही है, और बाय एक्सटेंशन वो सारे मुकदमे देख रहे हैं संजय मिश्रा, और संजय मिश्रा को हटाने का आदेश दे दिया है। तो इस लिहाज से विपक्ष के लिए अच्छी खबर है, सरकार के लिए बुरी खबर है। गृह मंत्री ने कहा चिंता मत कीजिए, दूसरा आदमी आएगा वो भी वैसे ही काम करेगा। नहीं, देखिए ये खबर तो बड़ी थी, और संजय मिश्रा का ईडी डायरेक्टर के तौर पर नहीं रहना, ये विपक्ष के लिए खुश होने की बात इसी से मानी जा सकती है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को सर्वोच्च न्यायालय के एक निर्णय के बाद ट्वीट करके ये बताना पड़ रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, मैंने जो कल भी कहा था कि नवंबर तक था, जुलाई में खत्म हो गया, तो इससे क्या हासिल हो जाएगा, कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। तो सर्वोच्च न्यायालय ने तो चूंकि पहले 2021 में एक जजमेंट दिया था, उसके आधार पर इसे इलीगल माना। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह हुआ, इसका मतलब कि अमित शाह की तैयारी पक्की है, सरकार के पास वो आदमी तैयार है, और 31 जुलाई के बाद जैसा अमित शाह के ट्वीट से परिलक्षित हो रहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में ईडी की कार्रवाई और तेज होने वाली है, जिसमें जरा सा भी रुकावट नहीं होगी। सर, हम आमतौर पर चर्चा में कहते हैं कि भारत जैसे देश में करप्शन कभी मुद्दा नहीं बनता, कम से कम चुनाव के लिए तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनता। लेकिन क्या ये बात नीचे तक पर्कुलेट हो रही है? मोदी जी कह रहे हैं हम कि सारे गैंग अप हो गए हैं, सारे करप्शन करने वाले। नहीं, बिल्कुल पर्कुलेट हो रही है, तभी तो इस बात का बार बार जिक्र किया जाता है प्रधानमंत्री के द्वारा। जब भी वो रैली में जाते हैं, जब भी इलेक्शन रैली करते हैं, तो वो कहते हैं कौन से लोग हमारे खिलाफ इकट्ठा हुए हैं, सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हुए हैं। और जनता को इस बात पर भरोसा होता है, जनता इस बात को मानती है। वो अलग अलग पार्टियों को देखते हैं, पार्टी के नेताओं को देखते हैं, उनके शासनकाल को याद करते हैं, और उन्हें लगता है कि उनके शासनकाल में अलग अलग राज्यों में, या जब भी ये पार्टी देश के शासन में थी, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे थे। तो इस बात का जनता पर असर होता है, और जनता को लगता है कि हाँ, अगर बीजेपी से तुलना करते हैं दूसरी पार्टियों को, तो उन्हें लगता है बीजेपी उन पार्टियों के मुकाबले तो ज्यादा साफ सुथरी है। नहीं, और जो दूसरी ओर से प्रचार है कि सारी एजेंसियां जो हैं वो गलत इस्तेमाल की जा रहे हैं उनका, और वो डंडा चला रही हैं। अगर हम पिछले 5 सालों की से तुलना करें, तो जितना 5 साल पहले इस बात पर लोगों को भरोसा नहीं होता था, उससे भरोसा थोड़ा ज्यादा होने लगा। लोगों को लगने लगा है कि हाँ, ये बात, इस बात में भी थोड़ी सच्चाई है, थोड़ी सच्चाई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।